वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सब्दिन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, जिसे बोल सकते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, जो भी हमने पहले लिमिट पढ़ी सीमा, उसके बाद संततता एवं अवकलनीयता, मतलब कोई भी फलन संतत होता है जब कंटिन्यू होता है, अवकलनीय होता है मतलब उसका अवकलन किया जा सकता है। उसके बाद आज पढ़ेंगे अपन अवकलज के अनुप्रयोग, जो अवकलन किया है उसका उपयोग कहाँ पे कर रहा है उसे ही बोलते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे समाकलन वाला पार्ट। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है, लिखिए राशियों के परिवर्तन की दर। पहला अनुप्रयोग है राशियों के परिवर्तन की दर। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसे आप पहले अपनी किताब से जरूर मिला लेना एक बार, मतलब क्लास 12th के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर लेना। एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं जी मेंस के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली आए हुए हैं, वैल्यूज बदल जाती है कई बार, बाकी क्योंकि इसमें वही वैरायटी बनती है ना। 3-4 अनुप्रयोग है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्टली ध्यान रखना है इस चीज का। पहला है राशियों के परिवर्तन की दर। अच्छा, एक राशि का परिवर्तन दूसरी राशि के सापेक्ष, उसे बोलेंगे अपन राशियों के परिवर्तन की दर। जैसे कि दिया हुआ है dy अपॉन dt, मतलब चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t, y में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। अब अगर यूनिट की बात करें तो इकाई से ही आपको पहचानना है सारी चीजों को। ध्यान रखें, यहाँ पे प्रश्न में शब्दावली वाले प्रश्न आएंगे, 3-4 लाइन लिखी हुई आएगी, तो आपको पहचानना है जो भी यूनिट लिखी हुई है, इकाई लिखी हुई है वहीं से। जैसे कि मान लीजिए y सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट बनेगी सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की बात हो रही है, कोई a है एरिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में बोला गया अपन को dA अपॉन dt, तो इकाई क्या बनेगी, क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो मान लीजिए मीटर में है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही बनेगी क्षेत्रफल के लिए इकाई। अगर वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन की बनेगी मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब dV अपॉन dt। तो जो भी चीज होगी वह यहीं से पहचानेंगे अपन, जो भी इसकी इकाई लिखी होगी वहां से। अगर इकाई में बोला जा रहा है क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति यूनिट टाइम है या फिर लंबाई है या क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा किसके सापेक्ष दिया हुआ है। तो ये हो गई सारी यूनिट्स। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे, जब भी लिखा हुआ है dy अपॉन dx, मतलब ये कि पॉजिटिव जब होगा जब बढ़ रहा होगा, इंक्रीजिंग होगा। y में परिवर्तन x के सापेक्ष बढ़ रहा है तब बात आएगी तो पॉजिटिव होगा। और यदि बोला जाए घट रहा है तो dy अपॉन dx बराबर नेगेटिव होगा। y में परिवर्तन x के सापेक्ष घट रहा है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। ठीक है, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, यहां घट रहा है तब नेगेटिव। अब वो वर्ड लगाएगा घट रहा है, वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, मतलब ये लिखेगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है। तो घट रहा है वर्ड लगा दिया, उसी में माइनस छिपा हुआ है। ठीक है, और अगर बढ़ रहा है तो फिर वो पॉजिटिव है, वो चिन्ह लगा के नहीं देंगे अपन को। घट रहा है और बढ़ रहा है वर्ड से ही हमको पकड़ना है, तो इसलिए ध्यान रखें ये चीज, बढ़ रहा है और यहां पे घट लिख लीजिए, ये दोनों चीजें, बढ़ रहा है घट रहा है। और अपने पास है इसमें यही है, टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगता है, बच्चे छोड़ जाते हैं, बट इसमें क्वेश्चन उतने ही सरल आते हैं, ये भी ध्यान रखें। इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली बुक लेवल को ही टच करते हुए आते हैं।
उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देते, बाकी बुक लेवल को टच करते हुए आते। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। तैयार है आप क्वेश्चन करने के लिए? सारी चीजें लिख दी है, लिखो क्वेश्चन। इकाई में ध्यान रखना, फिर से बोल दिया, सिंपल लंबाई है ये पर यूनिट टाइम, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। अगर क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, और अगर आयतन है तो मीटर क्यूब प्रति सेकंड। मीटर क्यूब भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, लिखिए। एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बोला जो जा रहा है यहां पे, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, मतलब क्या पूछ रहा है? डीवी अपॉन डीएस। ऐसे शो करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। पृष्ठीय मतलब सरफेस, क्षेत्रफल एरिया, तो सरफेस एरिया। तो डीवी अपॉन डीएस पूछना चाह रहा है ये। ठीक है, अब आयतन का खुद का एक सूत्र है और क्षेत्रफल का खुद का एक सूत्र है। जब दोनों के सूत्र अवेलेबल हैं तो अपन डायरेक्टली उन दोनों को अवकलन फाइंड नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे? किसी एक के सापेक्ष करेंगे अवकलन और बाद में उसको अटैच कर देंगे। ठीक है, अब वो किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो आप। तो लिखो पहले गोले का आयतन V बराबर, बता दो जल्दी से भाई। शाबाश, सही है, लिख दो। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, डीवी अपॉन डी आर ही निकाल लेते हैं, dt निकाल लो, किसी के भी सापेक्ष निकाल लो। चलो r के सापेक्ष निकाल लो। कर लोगे? कर दो। डीवी अपॉन डी आर ये आ जाएगा 3, आगे आएगा 4 × 3/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और ds अपॉन डी आर बराबर 8 पाई r। दोनों को बटे, जो ऊपर रखना है वो ऊपर रखेंगे, तो dv अपॉन ds चाहिए तो दोनों को बटे कर देंगे। ds से ds कट जाएगा, पहले ही बताया है, पहला जो अवकलन होता है वो अनुपात होता है तो कट सकता है। देख लेते हैं, ये आ गया 4 पाई, तो 4, ये 2 पाई से पाई कट गया r, तो r/2 आ रहा है क्या? ठीक है, r का मान दे रखा है। इकाई और बता दो भाई। शाबाश, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप कैसे लिखा? ऊपर आयतन है और नीचे पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आयतन का बताया था अभी, क्यूब में होता है, और क्षेत्रफल का हो गया अपना स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर में दिए थे।
यूनिट काट भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, काट सकते। फिजिक्स में काटी होंगी ना खूब, वैसा ही है, बस ये फिजिक्स वाले टॉपिक है। देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई x सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यदि किसी आयत की लंबाई x सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है तथा इसकी चौड़ाई y, वापस सुनिए, वापस से बोल रहा हूं, यदि किसी आयत की लंबाई x सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, अच्छा x में वैल्यू 3 है, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। x बराबर 12, y बराबर 6 है, x बराबर 12, y बराबर 6 है, तब आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर फाइंड करनी है। परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर फाइंड करनी है आयत की। तो क्वेश्चन है, लंबाई दे रखी है, घट रही है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, x 12 है, y 6 है, परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या गिवन है अपने पास, x गिवन है, तो dx अपॉन, देखो समय के सापेक्ष है, dx अपॉन dt, घट रहा है तो -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, देख लेते हैं। उसके बाद dy अपॉन dt बराबर, ये बढ़ रहा है तो सिंपल पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। अब आप पे परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। परिमाप हमेशा बाउंड्रीज का जोड़ होता है, बाउंड्रीज का जोड़, तो बनेगा x प्लस y, इसे p भी बोलते हैं परिमाप को। तो dp अपॉन dt बराबर 2 गुणा में dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, मान रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी। आंसर आ रहा है इसमें परिमाप का -2 सेंटीमीटर, परिमाप जो होता है सेंटीमीटर मीटर मतलब सिंपल लंबाई में होता है, प्रति मिनट, ठीक है। अब आते हैं क्षेत्रफल पे, आयत का क्षेत्रफल a बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, dA अपॉन dt, अब यहां पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो दोनों का u डॉट v में क्या होगा, x का हुआ dx अपॉन dt, y एज इट इज, x एज इट इज, y का dy अपॉन dt, सारे मान अवेलेबल है यहाँ पे, ये रहा और 2 ये रहे। आंसर कितना आ रहा है, आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है पर यूनिट टाइम मतलब मिनट, वैल्यूज है सारी इसमें जमा दी।
सेंटीमीटर स्क्वायर दें। एक और लिखो, क्वेश्चन है एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तब ज्ञात कीजिए कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। गोले का सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र लिख देते हैं। क्या होगा गोले के? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बोला है यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव होगा। नहीं, अरे हाँ हाँ, गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सही, प्रति सेकंड है। ठीक है, तो ये हो गया v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले लिख दिए। अब पहले क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन दे रखा है हमको, तो ये रहा क्षेत्रफल। किसके सापेक्ष है क्षेत्रफल में? समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष अवकलन करो, ds अपॉन dt बराबर 4 पाई 2r dr अपॉन dt। ठीक है, ds अपॉन dt का वैल्यू है यहाँ पे 2, पॉजिटिव रहेगी क्योंकि बढ़ रहा है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू 8 और r का मान 6 पाई dr अपॉन dt। यहां से dr अपॉन dt का मान निकालोगे तो dr अपॉन dt बराबर 1/24 पाई, r मतलब लंबाई है तो त्रिज्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगी। dr अपॉन dt आ रहा है इतना, आंसर ही निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम का करते हैं। तो dv अपॉन dt बराबर यहां पे बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। मान जमाते हैं 4 पाई r का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6 और ये आ जाएगा 1/24 पाई। 6 चौक 24, पाई से पाई कट गया 6। वॉल्यूम है, वॉल्यूम आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो एक शंकु का लिख लो, शंकु का। यस, एक पाइप से सीधे क्वेश्चन आते हैं इस पे बुक लेवल के, इस टॉपिक के अंदर। इसको छोड़ना मत टफ समझ के, क्योंकि जनरली जब अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं पूरा टॉपिक तो थोड़ा टफ सा फील होता है ये वाला टॉपिक, तो छोड़ना मत इसको। इसमें बुक के क्वेश्चन सारे निकाल लेना, सॉल्व कर लेना,
रफली सॉल्व कर लेना, पूरा जमा जमा के तो करना नहीं है, रफली सॉल्व करना है तो रफली सॉल्व करके रख लेना, ठीक है, जरूर से। वो स्पेशली उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले, मैक्सिमा मिनिमा वाले है ना वर्ड प्रॉब्लम, वो, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब, एक पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से रेत गिराई जाती है। 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से रेत गिराई जाती है। इस रेत से समतल पर एक शंकु इस प्रकार बनता है कि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 1/6 है। जिस क्षण शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, जिस क्षण शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उस क्षण रेत से बनने वाले शंकु की ऊंचाई के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। रेत से बनने वाले शंकु की ऊंचाई के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। ऊंचाई के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। यूनिट देख के समझ में आ जाएगा ये क्या है अपने आप में। आयतन सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन पर यूनिट टाइम मतलब क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 1/6 गुना है। मतलब शंकु की ऊंचाई r गुना 1/6 r/6। शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 1/6 गुना है। ये बन गया रिलेशन। अब पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं शंकु का आयतन का सूत्र। शाबाश, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां एक रिलेशन दे रखा है r बराबर 6h, तो v बराबर बन जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर 6h। ये 3 इसको कट करेगा, ये बनाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अरे मैंने उल्टा कर दिया। एक बटा 3 पाई r स्क्वायर, r कहां पे भाई, हाँ 6h मतलब 36, तो ये बन जाएगा 12 पाई h क्यूब। अब हमें dh/dt निकालना है। dv/dt अवेलेबल है तो समय के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, समय के सापेक्ष। तो ये बनेगा dv/dt बराबर 12 पाई 3h स्क्वायर dh/dt। सभी मानों को जमा दीजिए, कितना आ रहा है आंसर बता दीजिए। क्या बेटा, हाँ वो dr/dt घूम के आएंगे तो फिर अपन को dh/dt निकालना है ना। यहां तक वापस फिर बड़ा हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, घूम के लाना पड़ेगा।
कितना आ रहा है भाई? 1/32 नहीं यार, 32 तो नहीं आ रहा, 1/48 पाई आ रहा है। dH/dt का मान आएगा सबको जमाने के बाद 1/48 पाई। h है लंबाई, सेंटीमीटर में थी, और ये प्रति सेकंड। ठीक है, वैल्यू नहीं मिल रही क्या? ये dV/dt 12 पाई, h का मान इधर कहीं लिखा हुआ है, ये ना, रख दो सारी वैल्यू। करो, मैं तुम्हारी कैलकुलेशन का वेट करने लग जाता हूँ, तुम मेरे को देखने लग जाते हो। हो गया ना? अगला क्वेश्चन लिखो। एक शंक्वाकार आकृति, एक शंकु के आकार की आकृति, हाँ, एक शंकु के आकार की आकृति, हाँ बोलना, ये कैसा है? dV/dt 12 अपनी जगह पर, पाई अपनी जगह पर। h इस क्यूब का क्या होता है? घात आगे 1 कम, और h का खुद का dH/dt। ये तो कट गया ना, या अब देख, एक शंकु के आकृति के कीप के आधार में, शंकु की आकृति के कीप के आधार में, शंक्वाकार भी बोलते हैं, शंकु भी बोल सकते हैं, आकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर आधार में, शीर्ष पर एक शंक्वाकार आकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर सूक्ष्म छेद से 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है। पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए। पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तथा कीप का ऊर्ध्वाधर अर्धकोण, कीप का ऊर्ध्वाधर अर्धकोण, अर्धशीर्ष कोण 60 डिग्री है। अर्धशीर्ष कोण 60 डिग्री है। ठीक है, करो अब अटेम्प्ट। करो, आराम से पढ़ ले, एक बार और पढ़ ले। अच्छा, ये तो समझ गए होंगे पहले, अगर शीर्ष पे देखो शंकु है, उसके शीर्ष पे बिंदु पे छेद किया है
तो शीर्ष एक तरीके से उसका जो आधार वाला भाग होता है वो ऊपर है और उल्टा है ना, शंकु उल्टा है। ठीक है, ये इस तरह का है। अर्धशीर्ष कोण कौन सा होता है? ये भी 60, ये भी 60, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये अर्धशीर्ष कोण है 60 डिग्री का। ये शंकु है, यहां पे छेद कर दिया, पानी टपकने लग गया। अब बोला है 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है। बताओ भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा कोशिश करो, सब जितना पढ़ाया उसी में से ही थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ाया, बस कोशिश करोगे होगा। हाँ हल्का सा ही बढ़ाया, 4 क्वेश्चन कर लिए हल्के हल्के, तो फटाफट फटाफट कर दिए तुमने। अब करो ये ट्राई। शब्दों को पढ़ो, कुछ बनाओ तो सही, कुछ तो कोशिश करो। मेरे कराते आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है स्पेशल क्वेश्चन में। हाँ चलो ये बता दो क्या क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, ये सारा डिटेल तो कम से कम पकड़ो। निकालना है अपन को तिर्यक ऊंचाई में। अच्छा तिर्यक ऊंचाई एल होती है ना, तो तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर dl अपॉन dt निकालना है। एल कितना दिया हुआ है? 4 ही दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। पानी टपक रहा है तो क्या कम होगा? शाबाश शाबाश। माइनस का रीजन पता लग गया ना, कम हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, पहले से जितना पानी भरा हुआ था कम हो रहा है। अब पानी के लिए क्या दिया हुआ है? शब्दावली पढ़ो, देखो मिलेगा पानी के लिए भी कुछ दे रखा है। कितना भरा हुआ है पानी? पूरा भरा हुआ है क्या? पूरा नहीं भरा हुआ। कितना भरा हुआ है? तिर्यक ऊंचाई में 4, तिर्यक ऊंचाई में 4 भरा हुआ है। इसका मतलब यहां तक कहीं भरा हुआ है, ये कहीं तक। और ये जो 4, ये जो है ना आपके पास, ये जो L आप यूज कर रहे हो, ये L बराबर 4 यहां है, पूरा नहीं है। जहां तक भरा हुआ है वहां तक का डेटा दिया हुआ है, वर्ड में लिखा हुआ है, देखो शब्दों में ये लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं। पानी के, जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। पानी की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की नहीं दी, पानी की दी है। मतलब पानी की जहां तक पानी भरा हुआ है वहां तक की दी है आपको। पानी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 60 डिग्री दे दिया हमको। आयतन का dv बाई dt का मान दे रखा है। v जो होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब अपन को पूरा शंकु यूज ही नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि पूरा शंकु के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो अपन क्या यूज करेंगे? पानी से मतलब है हमें, तो पानी की ऊंचाई किस दर से, ठीक है, यही मतलब है अपना। अब हमारे के लिए ये मैंने दे दिया O A B, और यहां दे देता हूं B, यहां दे देते हैं, ये C दे देते हैं। ठीक है, बीच में एक पॉइंट पे, यहां पे त्रिभुज OAB में ये पार्ट L है,
ये 60 डिग्री है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूज करना है, इसको करते हैं यूज। ओ ए बी में मुझे ये बता दो, क्या इसकी सहायता से आप, ये शंकु रह गया आपका, ये पूरा बड़ा शंकु है ही नहीं अब, ये है क्वेश्चन में, तो ये वाला ऊंचाई h, ये h और ये r निकाल सकते हैं क्या, कोण की सहायता से और l की सहायता से, l के रूप में निकालनी है, l के रूप में, ठीक है। तो देखो पहले मैं बोल रहा हूं त्रिभुज ओ ए बी में साइन 60 डिग्री लीजिए भाई, लंब आधार कर्ण बताओ, साइन 60 लंब बटा कर्ण, कोण के सामने वाला लंब होता है, मैंने ये बोल दिया ये है आपके लिए r, आपके लिए r, तो ये है तो भाई r बटा l। अभी मान नहीं रखेंगे, मान रख देंगे तो अवकलन किसका करोगे, है ना, मान नहीं रखना अभी, ये तो जीरो जाएगा, मान रखते सब कुछ, तो r बराबर l साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है भाई, r तैयार हो गया। अब यहां पे बिल्कुल h के लिए क्या लें, cos थीटा, cos 60 डिग्री, r की जगह क्या आ जाएगा आपकी बार, h बटा l, h बराबर समझ में आ गया, ये वाला शंकु लिया है पूरा, क्योंकि हमें पानी से मतलब है, वो जो खाली पड़ा है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, ऊंचाई भी यहीं तक ही दी है, सब कुछ यहीं तक ही दे रहा है, तो अपना काम भी यहीं तक ही चलेगा। तो ये भी एक शंकु की ही आकृति है, ओ ए सी पूरा एक शंकु ही है, तो शंकु की तरह बिहेव करेगा। पानी इस लेवल तक भरा हुआ है, ठीक है, तो पानी का वॉल्यूम इसी लेवल तक कहलाएगा ना, खाली का थोड़ी मतलब है, यहीं तक ही कहलाएगा पानी का आयतन। तो पानी का आयतन के बारे में ये डिटेल दी हुई है, तो बना लेते हैं आयतन। अब आपके पास सारे मान आ चुके हैं, तो v बराबर 1/3 पाई r का स्क्वायर, r का स्क्वायर करूंगा 3/4 l स्क्वायर h l बटा 2, v आ चुका है। अब यूज करो और dl अपॉन dt निकाल के दो जो फाइंड करना था। बस इतनी सी ट्रिक थी, आपको ये पूरा ना काम में लेके इतना सही भाग काम में लेना है। तुम आया हुआ क्वेश्चन है, वैल्यू बदल के आया था, माइनस 13/पाई 3/पाई, माइनस का तो आएगा कि घट रहा है, dl अपॉन dt, l घट रहा है, धीरे ऊंचाई घट रही है, पानी बूंद बूंद टपकेगा तो घटता चला जाएगा ना, तो माइनस में तो आएगा आंसर। अब आप बताओ और कोई आंसर, माइनस का 2/, निकाल दिया, वहां से आंसर कन्वे होता हुआ यहां तक पहुंचता है, फिर यहां से आता है, करो, माइनस का 2/3 पाई आ रहा है, आ रहा है, ये बन जाएगा 3 से 3 कट हो गया, ये हो गया अपने पास पाई l³ बटा 8 dv अपॉन dt, पाई बटा 8 3l स्क्वायर dl अपॉन dt, यही किया, मान रख देते हैं, dv अपॉन dt है हमारे पास माइनस का 4 बराबर में पाई बटा 8 गुणा 3 l का स्क्वायर मतलब 16 dl अपॉन dt, 8 दो बार काटेगा, ये 2 इधर 2 काटेगा, तो माइनस का 2/3 ,
यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये बताऊं वापिस, ये वाला लिया त्रिभुज ओ ए बी, ये एल है, ये कोण जो है 60 डिग्री है। बस इस त्रिभुज में एक बार साइन थीटा लिया। साइन क्या होता है अपना, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। कोण के सामने वाला होता है लंब, आर लंब, कर्ण ये तिरछा वाला। आर बराबर एल साइन 60, साइन 60 का मान √3/2। अब कॉस थीटा ले ले इसी में ही, तो h बटा l। अगला लिखिए, फलन y बराबर x³ + 21। फलन y बराबर x³ + 21, सॉरी x² कर लो क्योंकि x² + 21 के लिए x तथा y, फलन y बराबर x² + 21 के लिए x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। जबकि y में परिवर्तन की दर, जबकि y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का 3 गुना है। x में परिवर्तन की दर का 3 गुना है। y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का 3 गुना है। अभी अपने आप करो और आंसर दो। y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का 3 गुना है। क्या हुआ? वैल्यू आ गया, आंसर आ गया क्या? आंसर बताओ। वह नहीं 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 नहीं, 6। y तो ये दे रखा है अपने को x² + 21 और रिलेशन क्या दे रखा है? x में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर। y में परिवर्तन होगा तो dy अपॉन dt भी यूज कर सकते हैं, dy भी यूज कर सकते हैं। बराबर 3 गुना है। इसको और क्या बोल सकते हो? dy अपॉन dx बोल सकते हैं ऐसे, dy अपॉन dx = 3। भाई y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का 3 गुना है, तो dy अपॉन dx बन गया इसके हिसाब से 3। अगर किसी स्टूडेंट ने ये लिखा है dy अपॉन dt बराबर 3 गुना dx अपॉन dt, तो ये भी सही है, ठीक है। और ये लिखा है तो ये भी सही है, दोनों सही है। क्यों? नहीं नहीं, यही तो है सेम, यही चीज है, dt से dt कट जाएगा ना,
अब यहाँ पे dy अपॉन dx बताओ कितना आ रहा है? x का मान 3/2 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? सही है, फिर सही है, मैंने को बात आंसर ले लिया। 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 और y बराबर कितना आएगा भाई? $93 आ रहा है। ये मान रख देना है, उधर बिंदु आ जाएगा, है ना? और है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हो गया। एक और कर लो, लिखो भाई एक और क्वेश्चन। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। दीवार के सहारे झुकी हुई है। यदि सीढ़ी के पाद को, यदि सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर प्रति सेकंड, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, सीढ़ी के पाद को मतलब पैर जो निचला हिस्सा होता है उसको 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे, जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। तब ज्ञात कीजिए कि, तब ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा, सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है। सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से, किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है, जबकि सीढ़ी का, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 6, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूर है। 6 मीटर दूर है। 6 मीटर दूर है, ठीक है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी हुई है। ये है सीढ़ी 10 मीटर, ठीक है। ये है दीवार, यस, जबकि 6 मीटर क्या चीज, सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूर है। हाँ 10 ही तो है यहाँ पे। अरे एक मिनट, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। देखो, जबकि सीढ़ी का पाद, सीढ़ी है ये, सीढ़ी का पैर कहाँ है, यहाँ पे, इसका पाद दीवार से 6 मीटर दूर है। ये 6 मीटर है, ठीक है। अब ये सीढ़ी का पैर है, यहां से पकड़ा, इसको यूं खींचा, ये खींचा तो सीढ़ी का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला सामने, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना ये y एक्सिस, और ये जो है यहां नीचे की तरफ आएगा। सीढ़ी के पैर को यहां से पकड़ेंगे, ठीक है। खेलते हो ना, जैसे कोई सीढ़ी पे चढ़ जाता है तो उसको गिराने के लिए,
मजे लेते हैं उसके, हिलाते हैं सीढ़ियाँ, गिरा देते हैं। पहले तो बहुत चलती थी, अब तो खैर घर पूरी सीढ़ियाँ बनने लग गई, लेकिन अभी भी कईयों के पास होगी तो यहाँ से सीढ़ी को खींचा है, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये जो y वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा, तो उसकी जो लंबाई थी वो घटेगी। पहले जो इतना ऊंचा था वो घटेगी ना, घटेगी तो वो टर्म कैसी बनेगी, नेगेटिव। अच्छा, ये इधर खींचा है, x भी इधर जा रहा है, ये दूरी क्या है, बढ़ेगी। बढ़ेगी, जो चीज बढ़ रही है वहां पॉजिटिव, जो चीज घट रही होती है वहां नेगेटिव। ठीक है, तो यहां जब खींचेंगे तो ये बनेगा हमारा x की डायरेक्शन में dx अपॉन dt, x की डायरेक्शन में खींचा है, और जब यहां ये चीज नीचे आ रही है तो dy अपॉन dt। ठीक है, हाँ नेगेटिव बनेगा बाद में। ये हो गया अपने पास दीवार पूरी। अब लिखते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे सारी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। देखो ये 10 है, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब की लंबाई कितनी आएगी पाइथागोरस के हिसाब से, 10 का 100 माइनस 36 64 8। ये सिर्फ लंबाई है, लंबाई माइनस में नहीं होती है। ठीक है, हाँ ओके 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 ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं 10 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर 100 का अवकलन 0, x स्क्वायर का 2y dy अपॉन dt। ये दो कॉमन अगर जीरो में चला जाएगा, खत्म हो गया सगम। ये x dx अपॉन dt इधर शिफ्ट हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, dy अपॉन dt। और कुछ दे रखा है क्या, हाँ हमको दे रखा है, ये जो खींचा जा रहा है dx अपॉन dt, ये दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड। ये दे रखा dx अपॉन dt का मान, तो बस यहां पे रख देते, तो ये बन जाएगा माइनस x का मान हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 1.2 बटे में आ जाएगा y का मान है 8 बराबर dy अपॉन dt। सॉल्व किया है, मान रखा है बस। x का मान है 6, y का मान है 8, dx अपॉन dt का मान है 1.2 मीटर पर सेकेंड। मान जमाए, आंसर कितना आ रहा है, काट लो भाई। dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 0.9 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया, बॉडी सही नहीं हो पा रही, तीखा दर्द होता है। हाँ
हेलो, हाँ, वर्धमान तथा हासमान फलन। सेकंड लिखिए, वर्धमान तथा हासमान फलन। वर्धमान तथा हासमान फलन। सेकंड उपयोग अपने पढ़ रहे हैं, अनुप्रयोग वर्धमान हासमान फलन। और क्या बोलते हैं इनको? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहला था रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब सेकंड है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान एवं हासमान फलन। तो लिखिए बेटा इसमें अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता हुआ फलन, ठीक है। अब दो तरह के बढ़ते हुए फलन होते हैं, एक तो निरंतर बढ़ता रहता है और एक रुक रुक के बढ़ता है, सिंपल वर्धमान फलन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्धमान, एक तो निरंतर वर्धमान, जैसे मान लो मैंने ये बोला, किसका ग्राफ होता है, ये बनाते हैं आप 12th क्लास में फिजिक्स के अंदर। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के अंदर लास्ट के पाठों में, हाँ, जब वो पढ़ते डायोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? 0.7 कट इन वोल्टेज होता है वहां पे, 0.7, 0.3 जर्मेनियम सिलिकॉन। डायोड का हिंदी में नाम मुझे नहीं पता क्या बोलते हो, क्या डायोड ही बोलते हैं ना, बस ठीक है सर। ये और अपने लिए किसका होता है, ये e की पावर x का। वहां पे बोला जाता है चरघातांक रूप से बढ़ता है, मान चरघातांक रूप से बढ़ता है, ये शब्द यूज किया जाता है। चरघातांक का मतलब होता है e की पावर x, ठीक है। ये ओरिजिनली e की पावर x का ग्राफ होता है, मतलब ये, ठीक है। लेकिन होता कैसे है, थोड़ा सा e की पावर x का ग्राफ इस तरीके से आता है, e की पावर x में ऐसा होता है, बस इतना ही फर्क है। मतलब चरघातांक रूप मतलब कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, निरंतर वर्धमान फलन, इसे बोलेंगे निरंतर वर्धमान फलन। अब एक और फलन देखो, ये यहां से चला, फिर बढ़ा, फिर रुका, फिर बढ़ा, फिर रुका, फिर बढ़ा, ये वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान नहीं है, ये बढ़ता ही नहीं रह रहा, बीच बीच में स्टॉप होके कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो निरंतर वर्धमान है ये वाला और वर्धमान फलन है ये वाला, फर्क समझ गए निरंतर वर्ड का, ठीक है। ये चरघातांक रूप से बढ़ता है, मतलब कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, किसी भी रूप में हो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। और ये वाला फलन रुक रुक के बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा लेकिन रुक रुक के बढ़ेगा, कुछ हिस्सा बीच में रुक गया, ठीक है, थोड़ा अप डाउन हो गया हल्का सा, फिर चले गया, तो इस तरह का रहेगा। ये है निरंतर वर्धमान, ये है वर्धमान फलन। छोटे छोटे डायग्राम बनाना बस शो के लिए, कि भाई आपको पता रहे, जितने बड़ा मत बनाना, छोटे छोटे डायग्राम बनाने, बिल्कुल छोटे से पता रहे, इसलिए निरंतर वर्धमान और वर्धमान। अभी आएंगे निरंतर वर्धमान छोटे छोटे ही डायग्राम बनाना है ना, वो जो फेयर में कर रहे हैं एक साथ, कहीं बड़े बड़े बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे चाहिए, समझने के लिए चाहिए, अपन को पता रहे बस। लिख लिया? हाँ, अब देखो, अब इससे ये तो पता लग गया होगा निरंतर हासमान क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, ठीक है। निरंतर हासमान। और सिंपल हासमान क्या होगा, रुक रुक के घटेगा,
मतलब बीच में कहीं पे, जैसे ये यहाँ पे आया, फिर रुक गया, फिर घटा, फिर रुक गया, फिर बना लीजिए। आसमान से टपका, अटक अटक के आ रहा है। ये सिंपल हासमान फलन है, ये निरंतर हासमान फलन है। निरंतर हासमान मतलब कंटिन्यू बस गिरता ही जा रहा है। इसकी तो फ्लाइट क्रैश हो गई। समझा? क्या बोल रहा है? ऋणात्मक होता है क्या, ये बोल रहा है? हाँ हाँ जा सकता है ना। हाँ, चरघातांक मान ऋणात्मक में नहीं जाता, बाकी ऐसे जा सकता है, कोई दूसरा ग्राफ होगा जा सकता है फलन। हाँ, घटता हुआ जाता ही है, बिल्कुल कोई नहीं जा सकता है। पाताल लोक में जाने की बात कर रहे हैं। अब जो ना तो वर्धमान है ना ही आसमान है, कोई ऐसा उदाहरण दे दो एक जो ना तो वर्धमान है ना आसमान है। ग्राफ बताओ मुझे कैसा होगा। हाँ, तो किसका ग्राफ बना रहे हो? साइन का। साइन का, कॉस का। क्या होता है? बढ़ता है फिर घट जाता है, फिर घटते ही वापस बढ़ जाता है, फिर घट जाता है। तो वो क्या होगा? ना वर्धमान ना हासमान। बना लीजिए उसको भी और लिख लो, ना तो वर्धमान फलन ना ही हासमान फलन। हाँ बिल्कुल, प्रत्यावर्ती धारा। न तो वर्धमान फलन न ही हासमान फलन। न तो वर्धमान फलन न ही हासमान फलन। ठीक है, देख नेगेटिव में चला गया इस बार। नेगेटिव में था ना, चला जा सकता है कहीं भी फलन, तो कहीं भी डांस कर सकता है चारों चतुर्थांश में। ठीक है, चला गया। ना वर्धमान ना हासमान, क्यों? क्योंकि यहां से ये वर्धमान वाला भाग बढ़ा लेकिन फिर गिर गया। चलिए अब लिखिए, मैथमेटिकल रूप में लिख लेते हैं। यदि f डैश x, लिख लो, यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो वर्धमान, और f डैश x लेस देन 0 हो तो हासमान फलन। हाँ बिल्कुल, नति परिवर्तन, जहां पे बदलता है बिंदु, जहां पे अपना बिहेवियर बदलते हैं। f डैश x बराबर 0 वह बिंदु होता है जहां पर वो अपना बिहेवियर बदलते हैं, फलन अपना बिहेवियर बदलता है, नति परिवर्तन बोल लो। लिख लो ये भी, चलो लिख लिया तो क्वेश्चन लिखिए। लिखो प्रश्न, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, क्वेश्चन पे आ जाओ। 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 कौन से अंतराल में वर्धमान है और कौन से में हासमान है? वर्धमान हासमान फाइंड करना है, कौन से अंतराल में वर्धमान है और कौन से अंतराल में हासमान है। क्या करेंगे इसके लिए? करो अवकलन। करो भाई अवकलन। फर्स्ट बार अवकलन करो, कर लिया, बराबर 0 करो,
उसके बाद 0 के बराबर करने के बाद बिंदु आ गए होंगे, तो अवकलन बनेगा इसका 6 एफ डैश एक्स को बराबर 0 किया, 6 कॉमन आ गया, दोनों बिंदु क्या कर रहे, दोनों अंतराल याद करना, 6 कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये बनेगा गुणनखंड इसका x माइनस आ गए बिंदु। अब बिंदु आने के बाद अंतराल ज्ञात करना है हमें, तो अंतराल के लिए नंबर लाइन बनाएंगे, यहां पे 1 हुआ, यहां पे 2 हुआ। अब देखो कहां पॉजिटिव है और कहां नेगेटिव है, चेक करिए। 2 के आगे संख्या रखेंगे, 3 रखा, 3 रखा, यहां पे पॉजिटिव। अब 1 और 2 के मध्य, 1 और 2 के बीच में रखिए 1.5, नेगेटिव पॉजिटिव। कहां है अब, तो ये वाला जो भाग होगा वो कहलाएगा आपके लिए हासमान वाला अंतराल, और ये दोनों भाग कहलाएंगे वर्धमान अंतराल। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट इसलिए क्योंकि 1 और 2 को शामिल नहीं करना है, जो कंडीशन है उसके लिए ग्रेटर देन और लेस देन है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो वर्धमान का भाग बनेगा वर्धमान माइनस इंफिनिटी प्लस 1 ठीक है, और हासमान अच्छा, ये बिंदु आते हैं, इनको क्रांतिक बिंदु बोलते हैं, लिख लेना, क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x किस प्रकार का फलन है इन दोनों में से। एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x किस प्रकार का फलन है, वर्धमान या हासमान। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वैल्यू तो पिछली बार भी नहीं थी, करो अवकलन। किस प्रकार का फलन है, वर्धमान। कैसे, आगे क्या किया, फाइंड करेंगे एक्स का मान।
ये आ जाएगा, 3 बाहर रखेंगे, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। 3 से गुणा करो, बन रहा है ऊपर वाला देखो, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 प्लस 1 4 बन रहा है। ये अपने आप में क्या है, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर है, x का मान कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव देगा, +1 है हमेशा पॉजिटिव देगा, इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, तो ये निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान, क्योंकि ये कभी भी x के मान के लिए नीचे नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता, इसलिए इसे बोलेंगे निरंतर वर्धमान। ऑप्शन थे 4, वर्धमान, हासमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर हासमान, निरंतर वर्धमान। अब फर्क समझ में आया दोनों में क्या है। जब भी होल स्क्वायर बन जाए एफ डैश एक्स में, इसका मतलब एक्स का कोई भी मान पटको हमेशा चलता ही ऊपर बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो निरंतर वर्धमान होगा। x बिलोंग्स टू r के लिए, काल्पनिक मान नहीं, वास्तविक मान के लिए। हो गया डन, समझ आ गया, क्योंकि होल स्क्वायर बन रहा है इसलिए निरंतर वर्धमान है, x का कोई भी मान रखेंगे हमेशा पॉजिटिव मान देगा। लिखो अगला, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस अंतराल के लिए वर्धमान व हासमान फलन है। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस अंतराल के लिए वर्धमान व हासमान फलन है, मतलब दोनों का अंतराल निकालना है, वर्धमान के लिए भी और हासमान के लिए भी। करो करो करो, अवकलन कर ले। कौन सा तरीका लगाओगे, u बटा v लगाओ, अवकलन अवकलन, वहां समाकल। अरे क्यों अवकलन कैसे करते हैं, अब तू कंफ्यूज हो रहा है, देख रहा है, दोनों चीज मसला मत, u बटा v से करना है, अवकलन करना है, सिंपल। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, अवकलन माइनस एक्स बैठा हुआ है, 1 का 0 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ये आ रहा है क्या, एक बार देखना भाई, ये आ रहा है एफ डन। क्या करेंगे, एफ डैश को बराबर 0 करो, इक्वल टू 0 करो, ठीक है भाई। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाली संख्या पूरी चली गई, बना लो नंबर लाइन। अब चेक करो, एक बार एक से आगे, एक बार एक, इन दोनों के मध्य, एक बार पीछे। इसमें चेक करेंगे, ध्यान रखना, ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे चेक इसमें करेंगे एफ डैश एक्स में, ना कि ये 0 वाले में। 0 वाले में पहले से अपन ने ये वाला भाग 0 में भेज दिया, इसमें चेक करेंगे एफ डैश एक्स में। 1 से बड़ा 2 रखा, 1 माइनस नेगेटिव देगा। अरे ये स्क्वायर है लेकिन यहाँ तो मान 2 है, 2 रखा, 2 का इसको 4, 1 माइनस 4 माइनस का 3 बटे होल स्क्वायर मतलब पॉजिटिव।
अब -1 व 0 के मध्य, सॉरी +1 के मध्य, कर लिया ना निखिल? क्या हुआ निखिल? नहीं बोल तो सही, तभी तो पता चलेगा। कर लो बेटा, पूरा कंप्लीट कर दो, अंतराल लिख लो, बोल। अरे एकांतर होता है, लेकिन आप चेक कर लो ना। कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो आपको मेथड सिखाया हुआ है पहले ही। जब द्विघात पढ़ा था वहां पे एक मेथड सीखा था हमने, वेवी कर्व मेथड। वो मेथड नहीं सीखा था ये? यहां बहुत सारे बिंदु थे, फिर यहां से शुरू किया था, यहां से किया था यू, और फिर जब सेम बिंदु आता है, मतलब घात सम आती है, तो वो उसको क्रॉस नहीं करने देती। वेवी कर्व मेथड, अरे पढ़ाया हुआ है। हाँ, अब तो पूछना कब पढ़ाया है, वो इनसे पूछना, स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाया हुआ बेटा। उसका ध्यान रखते हुए करना है, ये डायरेक्ट नहीं करना, उसका ध्यान रखते हुए करना है। वो मेथड इसलिए पढ़ते हैं, यहां भी काम आता है, ठीक है? डायरेक्ट यूं नहीं, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर होगा कहीं पे घात ज्यादा होगी तो फिर वो गड़बड़ कर देगा। वो मेथड इसलिए पढ़ाया हुआ है। या फिर एक एक चेक करो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये क्या रहा है? वर्धमान फलन -1 से +1 के लिए, हासमान फलन -अनंत से -1, और ठीक है, ओके। लिखो अगला, y बराबर 4 sin थीटा बटे में 2 + cos थीटा। y बराबर है 4 sin थीटा + cos थीटा - थीटा। अंतराल 0, π/2 में किस प्रकार का फलन है? 0, π/2 में किस प्रकार का फलन है? करो, अवकलन करो पहले। अवकलन करो। माइनस का थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा ना यार, थीटा के सापेक्ष। dy/d बराबर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 + cos थीटा साइन का माइनस। अब 4 sin थीटा बैठा हुआ है, 2 का 0, cos का और माइनस थीटा का 1, प्लस का 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा, 1 बना के 4 बना देगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 दूनी 8 cos थीटा प्लस का 4 बटे में 2 प्लस ये आ रहा है, देख लो एक बार।
ठीक है, बराबर जीरो कर दे। अब बराबर जीरो किया, जैसे इक्वल टू जीरो किया, ये बन जाएगा अपने पास 4 + 8 cos थीटा, बराबर में 1 गया, ये बन जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? हाँ बिल्कुल, 4 4 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक मिनट, 4 से 4 कट गया, ये आ गया 8 cos थीटा। इधर ओपन करेंगे तो एक तो करेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा। ये बन रहा है क्या? यही बन रहा है ना, दो मान बन जाएंगे भाई। हाँ, cos थीटा का मान 4 आ गया, तो थीटा कितना बन जाएगा? cos इनवर्स 4 है ना भाई, बनेगा ना। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जब पढ़ते हैं, जब भी साइन कॉस के क्वेश्चन, तो पहली लाइन क्या बोली जाती है? साइन थीटा व कॉस थीटा का मान -1 से +1 के मध्य होता है। इसका मतलब ये हो गया नेग्लेक्ट, मतलब नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है? cos थीटा का मान 1 से बाहर जा ही नहीं सकता और -1 से पीछे नहीं जा सकता, तो कुल मिला के रह गया cos थीटा बराबर 0। cos थीटा अगर 0 है तो थीटा बराबर π/2, सही है बिल्कुल। ठीक है, थीटा बराबर π/2 आ गया। अब ये थीटा बराबर π/2 पर, तो ये पूरा फलन, इसका मतलब अवकलन जो है वो 0 हो रहा है भाई। यही तो क्या, अवकलन को 0 करके तो पाई निकाला है, थीटा निकाला है। अवकलन को 0 करके ही तो थीटा निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा का मान इसमें रखा जाए तो अवकलन का मान 0 आएगा, और 0 पर वो निरंतर वर्धमान होता है, निरंतर ह्रासमान होता है, या वर्धमान होता है, ह्रासमान होता है, क्या होता है? तो यहां पे ये दे रखा है आपको, देखो। अब उत्तर, यहां पे जो उत्तर बनेगा वो ये बनेगा, यदि इसकी बात की जाए तो होगा cos π/2, ये होल स्क्वायर, वर्धमान ही बनेगा ना, हल करके देखना पड़ेगा। ये तो 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा, माइनस का 4 कट जाएगा, प्लस अपन लिया है, माइनस का 4 कट जाएगा, और यही बचेगा ना। प्लस अपन लोगे तो यही बचेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर थीटा π/2 रखता हूं तो cos π/2 0 हो जाएगा, पूरे को 0 कर देगा। अगर पूरे को, अवकलन को 0 कर रहा है तो फिर वो हमारे लिए वर्धमान में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमने ये बनाया है f' > 0 है तभी वर्धमान है। ठीक है, अब देखते हैं π/2 से पहले, 90 डिग्री से पहले कोई एंगल ढूंढो, इजी सा काम कर जाए। cos 60 रख ले, 60 डिग्री रखते हैं, cos 60 1/2, इसमें तो 1/2, यहां पे 1/2 -4 नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ओवरऑल बटे में होल स्क्वायर है। कैसा बन रहा है मतलब? और देख लो आराम से, कोई मान रखे, बन तो यही रहा है ना, एक बार चेक कर लेना भाई। उल्टा पर लिखा है क्या मैंने? ये उल्टा लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो गई। पक्का यहां तो सही लिखा था? अच्छा, यहां तो उधर 0 में उधर ट्रांसफर कर लिया था, ठीक है।
ये हो जाएगा 4, माइनस का 4 कट गया, ये आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा उधर जाएगा, सही है। वहां मिटा के आया और ये वर्धमान हो गया, वर्धमान हो गया। समझ गए ना क्वेश्चन? तो कैसे करना है? तो 0 से π/2 अंतराल में वर्धमान होगा, क्यों? क्योंकि इसके अवकलन का मान हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। कोई भी एक कोण रख के देख लो, π/2 से छोटा, और π/2 पर 0 आ रहा है। अगर π/2 पे बात की जाए तो वो बिंदु कैसा हो गया? ना तो वर्धमान के लिए ना ह्रासमान के लिए, है ना वहां पे, ठीक है। ये नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है। यहां से ही क्या किया? लसपल ले लेना यार। अरे ये लसपल हो गया तो 1 से गुणा होगा भाई, ये लसपल लिया है। एलसीएम लेना नहीं था। हाँ। अरे अपनी कॉपी में लसपल लो इसका। अरे अभी किया हुआ है यार, ये रहा लसपल हो गया, ये इधर जाएगा भाग के। होल स्क्वायर खोलोगे, कॉपी में करके देखना। हाँ, तो इस अंतराल में वर्धमान होगा π/2 पर। अब इसमें बोला था क्वेश्चन में, इसमें तो आपको ऑप्शन में जो मिलेगा वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहां पे ये पूरा अंतराल दिया था, ऑप्शन में मिलेगा अंतराल के साथ 0, π/2 में वर्धमान होगा या फिर इसमें वर्धमान होगा। तो आप ये टिक करेंगे, ये नहीं, ठीक है। ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग होंगे। इस पूरे में वर्धमान नहीं कहलाएगा, लेकिन आसमान भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें नति परिवर्तन बिंदु आ रहा है, मतलब पॉइंट बदल रहा है। ओके, डन। और जिसको ये नहीं आया वो लसपल है, आराम से घर बैठ के तसल्ली से। लिखो एक और, 2x³ माइनस 3x² 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। 2x³ माइनस 3x² 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। हाँ, अरे कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तो 0 होना है। 2x नहीं, बंधु नहीं पूछ रहा। ये रहा वर्धमान व ह्रासमान का अंतराल। वर्धमान व ह्रासमान का अंतराल। हाँ, हाँ बिल्कुल, अंतराल अंतराल। dy/dx करेंगे, 3 दूनी 6x² माइनस 6x माइनस 36। ये आया, 6 कॉमन ले लिया, 0 में भेज दिया, x² माइनस x माइनस 6।
माइनस का 3 प्लस का 2, ठीक है। दो बिंदु आएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, ये -2 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया। 3 से बड़ी संख्या यहां पे देखना, यहां पे ये 6 कॉमन लेकर यहां पे 3 से बड़ी संख्या 4, पॉजिटिव पॉजिटिव। -2 से छोटी, बन गया वर्धमान आसमान। ये तो इजी सा था। लिखिए नेक्स्ट। नहीं खत्म का करते। नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। थर्ड पॉइंट लिखिए स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। स्पर्श रेखा को बोलते हैं अपन टेंजेंट और अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट और इसको बोलते हैं नॉर्मल। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब मतलब नॉर्मल। ओके। अब मान लीजिए कोई वक्र है, कोई वक्र है y बराबर fx, मतलब x के रूप में फलन लिखा हुआ है, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, तो y बराबर fx एक फलन है। अब बोला गया इसके बिंदु P पर, ये बिंदु P है, बिंदु P पर हमको एक स्पर्श रेखा खींचनी है, स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है। तो इस बिंदु P से टच करते हुए जाएगी, ये स्पर्श रेखा हो गई। फिर बोला गया इसी बिंदु P पर अभिलंब खींचना है। अगर अभिलंब की बात की जाए तो जैसा ये स्पर्श रेखा है उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगी, लंबवत आएगी। अभिलंब मतलब लंबवत आएगी, ठीक है। ये आ गई अभिलंब, नॉर्मल, और इसे बोलेंगे अपन टेंजेंट। अब आपको पता है कि भाई अगर स्पर्श रेखा की बात की जाए तो ढाल m dy अपॉन dx और साथ में इसको अपन tan थीटा भी बोलते हैं, बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी रूप में दे दो हमें, तो कुल मिला के ये सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। m प्रवणता, dy अपॉन dx वक्र का अवकलन, tan थीटा, और y2 माइनस y1 अगर दो बिंदु दिए हुए हैं तो ये सब आपस में अपने लिए बराबर होते हैं। अब बात आती है अभिलंब की। अभिलंब के लिए केवल एक ही कंडीशन बनती है, जब भी लंबवत होगा तो m1 m2 बराबर -1। अभी सरल रेखा पढ़ा है तो बिल्कुल ये बेसिक तो चीजें पढ़ी है। m1 m2 बराबर -1 लंबवत की कंडीशन। कौन कौन लंबवत है? नॉर्मल लंबवत है इस पूरे के, ठीक है, अभिलंब। अब समीकरण लिखने का तरीका क्या रहता है? y माइनस y1, ये मैं स्पर्श रेखा की लिख रहा हूं, बराबर m x माइनस x1। m कहां से आएगा? या तो वक्र के अवकलन से आएगा या फिर इनमें से कुछ और व्यवस्था दी होगी तो वहां से आएगा, ठीक। अगर टेंजेंट, ये टेंजेंट का हो गया, उसके बाद नॉर्मल की बात करें या अभिलंब की बात करें, अभिलंब के समीकरण की, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन m, m बोल रहा हूं इसलिए x माइनस x1।
प्रवणता बदल दी इस फॉर्मूले से, m1 m2 बराबर -1 से -1/m लिख दिया। ठीक है, तो लिख लीजिए स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। छोटा सा डायग्राम, हाँ हाँ बनाना बनाओ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, ये P बिंदु किन समीकरणों को संतुष्ट करेगा? P बिंदु कौन कौन सी समीकरणों को संतुष्ट करेगा? वक्र की समीकरण को संतुष्ट करेगा, वक्र पर है। स्पर्श रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा, वहां से स्पर्श रेखा भी गुजर रही है। अभिलंब की समीकरण को भी संतुष्ट करेगा क्योंकि अभिलंब भी गुजर रहा है। ठीक है, बिंदु P वक्र पर स्थित होगा, लिख लेना ये, बिंदु P वक्र पर स्थित होगा बिंदु P वक्र पर स्थित होगा, इसलिए वक्र कौमा स्पर्श रेखा कौमा अभिलंब की समीकरणों को संतुष्ट करेगा। बिंदु P वक्र पर स्थित होगा, इसलिए वक्र कौमा अभिलंब कौमा स्पर्श रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। कौन कौन सी? वक्र की, स्पर्श रेखा की और अभिलंब की समीकरणों को संतुष्ट करेगा। अब स्टार बना के पॉइंट लिखो। यहां थीटा, स्पर्श रेखा, यहां थीटा स्पर्श रेखा का x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है। यहां थीटा स्पर्श रेखा का x की धन दिशा से बनाया गया कोण है। स्पर्श रेखा का x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है। लिखा। अगली लाइन में यदि थीटा बराबर 0 हो, अर्थात यदि थीटा बराबर 0 हो अर्थात स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। यदि थीटा बराबर 0 हो अर्थात स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। थीटा 0 हो गया, मतलब दोनों में कोण 0 हो गया तो समांतर हो गई। तब dy अपॉन dx बराबर tan नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात क्या होगा भाई? स्पर्श रेखा अर्थात स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर।
एक्स अक्ष के लंबवत या वाई अक्ष के समांतर हो। एक्स अक्ष के लंबवत या वाई अक्ष के समांतर, चिन्ह यूज कर लो लंबवत का समांतर का। तब dy बाय dx, तब dy अपॉन dx बराबर 10 ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए अपन यूज करेंगे dx अपॉन dy का, वो छोड़ो आप तो यही तो यूज कर लो, क्वेश्चन आएगा ना तब यूज करेंगे। लिख लिया? नहीं अभी रुको, क्वेश्चन लिखो, अरे क्वेश्चन लिखो। लिखो वक्र x की घात 2/3, वक्र x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3, वक्र x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर 2। लिख लिया? x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए। करो, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला काम होगा अवकलन करना, दिए गए फलन का वक्र का अवकलन कीजिए। अवकलन से मिलेगा आपको प्रवणता, दिए गए फलन का अवकलन करिए। कितना आ रहा है अवकलन? y अपॉन एक्स अरे अवकलन के बाद फाइनल dy बाई dx कितना आया? वो तो मान रखने पे आया होगा। dy बाई dx माइनस y बटा एक्स घात 1/3, x बटा y घात माइनस 1/3 आ रही होगी, या तो है ना। y और x का मान रखेंगे इसमें, अब स्पर्श रेखा का समीकरण लिखवाया है, अभी बिंदु दे रखा है, प्रवणता दे रखी है, लिख दो स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या है स्पर्श रेखा का समीकरण? x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ऐसे लिख लो, या वो देखिए बात, यह आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब निकालिए अभिलंब का, फॉर्मूला लिखाया हुआ है अभिलंब का, अभिलंब का सेम आएगा। क्यों? अभिलंब का कितना आ रहा है भाई? अभिलंब का समीकरण आएगा x बराबर y, अभिलंब का आएगा x बराबर y या y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई बराबर 0। फॉर्मूला लिखवा रखा है, केवल मान रखने हैं आपको जमा के। अगला लिखो, बस लास्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0।
पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा फर्स्ट पॉइंट लिखो, जहां स्पर्श रेखा फर्स्ट पॉइंट एक्स अक्ष के समांतर है, सेकेंड पॉइंट एक्स अक्ष के लंबवत है, थर्ड पॉइंट दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है, जो कंडीशन लिखवाई है उसी पे प्रश्न है। करो, अभी कर दो फटाफट। अवकलन कर दिया, dy अपॉन dx कितना आ रहा है? dy अपॉन dx आ रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। आगे ये dy अपॉन dx सबका ठीक है। पहला पॉइंट है x अक्ष के समांतर, मतलब dy अपॉन dx बराबर 0। अभी लिखाइए कंडीशन समांतर के लिए, x बराबर 1 आ रहा है भाई, ठीक है। हमको बिंदु ज्ञात करने, अब ये एक कहां रखेंगे? y के लिए वक्र में रख के x बराबर 1 वक्र में रख के y का मान निकालो। y के दो मान आ रहे, y का मान आ रहा है प्लस माइनस 2। वक्र में मान रखेंगे, वक्र में तो बिंदु बनेगा 1,2 1,-2। ये हो गया एक्स अक्ष के समांतर। दूसरा केस, लंबवत, लंबवत वाला केस अभी लिखा था dy अपॉन dx बराबर इंफिनिटी। इंफिनिटी को ऊपर लिखते हैं 1/0, वज्र गुणा करो, y बराबर 0 तो x बराबर कितना आ रहा है? थर्ड बताइए, थर्ड केस समान कोण बनाती है, मतलब हो जाएगा कोण कितना होगा, समान कोण कितना होगा? π/4 45 डिग्री। तो लिखो थर्ड पॉइंट, dy बाय dx है हमारे पास, अब इसको कहां रखना है? वक्र की समीकरण में, वहां से x का मान आएगा। वक्र की समीकरण में रखना, ये वक्र की समीकरण से मान आएगा x का।
लास्ट क्वेश्चन था, करके देना है पहले, एक्स का मान निकाल के दे। वक्र की समीकरण में 1 माइनस एक्स रख, निकल गया नहीं, रख। कितनी आ रही है भाई एक्स की वैल्यू? दोनों का जोड़ के आ रहा है 1 प्लस माइनस √2। 1 प्लस माइनस, समीकरण क्या बनी आपकी रखने के बाद? एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये बनी क्या? श्रीधराचार्य लगा दो, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य लगाओगे, x का मान आएगा ये और y का मान आएगा ठीक है। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य लगेगा इसमें, x के 2 मान आएंगे और फिर हल हो जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। क्या हो गया? नहीं वो कंफ्यूज हो रहा है।